स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। आज हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं उसी का क्रैमर्स रूल के द्वारा जो सोल्व करने का टेक्निक है उसमें हम लोग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का जितना भी थ्योरी था और प्रॉब्लम हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग इसी चीज को सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, देखो नॉन होमोजीनियस से मैं अभी पढ़ रहा है, उसके बाद होमोजीनियस आएगा। तो नॉन होमोजीनियस में इक्वेशन जो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, वो दो टाइप का होगा जो सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट टाइप का ये है कि टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जो आपको क्रैमर्स रूल पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया है। अब हम लोग नॉन होमोजीनियस में ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशन वाला जो होगा उसको पढ़ते हैं। टेक्निक सब उसी तरह से है, सारा चीज थ्योरी भी लगभग मोरियलेस वैसा ही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स विद 3 इक्वेशंस। क्लियर। तो ये इसमें 3 इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम 2 है, ठीक है, थ्योरम 2। तो let us consider 3 simultaneous system of linear equation with 3 variables a1x plus b1y plus c1z is given, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z d3। ये 3 वेरिएबल वाला, इससे पहले 2 वेरिएबल वाला हम पढ़े थे। अब 3 वेरिएबल का इक्वेशन लेते हैं और इस इक्वेशन से साइमल्टेनियसली लेंगे तो ये सिस्टम बन जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta, and z is equal to delta 3 by delta। ये 2 वेरिएबल में z नहीं था, x और y का ऐसे ही हम लोग लिखते थे। वेयर यहाँ पे ये जब फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्रैमर्स रूल के द्वारा ये दिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे लिखाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन के हिसाब से इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें प्रूव करने और की जरूरत नहीं है ना। तो एकदम सेम वे में होगा। वेयर ऐसा लिखेंगे, वेयर डेल्टा, पहले डेल्टा बना तो डेल्टा क्या होगा जी, a1 b1 c1 कोफिशिएंट लेते हैं, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 जैसे दिए हुए a2 b2 c2, फिर थर्ड रो में a3 b3 c3, ये रो है वाइज, ऐसे ऐसे कॉलम में कोफिशिएंट ले लेते हैं और उसको ऐसे एकदम लिखने में सुविधा है, कोई ये इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेल्टा हो गया।
डेल्टा वन क्या होगा, डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, वन है तो फर्स्ट कॉलम को, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कीजिए D1 D2 और D3 से रिप्लेस किया जाता है, इसी से ना रिप्लेस करते हैं। इसमें इसको रिप्लेस करेंगे इससे, ये रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। तो रिप्लेस कीजिए और क्या लिखा जाएगा, A1 A2 A3 की जगह पे क्या आ जाएगा, D1 D2 D3। तो D1 D2 D3 आ जाएगा और बाकी एज इट इज लिखा जाता है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये लिखा गया। एंड डेल्टा 2 कैसे लिखाएगा, इस पे ध्यान दो, डेल्टा पे। अब ये 2 वाला है तो 2 वाला इसको रिप्लेस करो, ये सेकेंड वाला को रिप्लेस करो, सेकेंड कॉलम को, डेल्टा के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कीजिए D1 D2 D3 से। तो बचा क्या, A1 A2 A3 और इसको B1 B2 B3 को रिप्लेस कर देना है D1 D2 D3 से और बाकी C1 C2 C3 एज इट इज, C1 C2 C3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आपका जो डेल्टा 3 बच गया ना, तो डेल्टा 3 इज इक्वल टू, इस पे कंसंट्रेट करो डेल्टा पे। तो C3 जो कॉलम, थर्ड कॉलम है डेल्टा का, उसको रिप्लेस करते हैं तो ई दो को कॉलम तो एज इट इज लिखाएगा। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3, ये ऐसे, ये सब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जाएगा बिकॉज इतना इतना डिटर्मिनेंट आपको जल्दी से निकालना पड़ेगा, तब इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डेल्टा 1, ये इसका जो वैल्यू आएगा और डेल्टा का जो वैल्यू आएगा, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, इस तरह से डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 बाई डेल्टा, इस सब का वैल्यू जो आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए रहेगा उसमें इस तरह से। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, ये रूल तब लगेगा जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा शुड नॉट बी 0, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब लगेगा कि इससे पहले जो लेक्चर मिल चुका है उसमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी तो ऑलरेडी बता दिए हैं, बताए जरूर हैं, लेकिन वो ए था, ए पार्ट था, दो वेरिएबल, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन विद दो वेरिएबल का उसमें कंडीशन था कि कंसिस्टेंसी क्या है, कंडीशन उसका। अब हम लोग 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल देख रहे हैं, तो इसका कंडीशन क्या होगा कंसिस्टेंसी का, कि कब हम लोग समझेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, कब समझेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। जब भी आपको प्रॉब्लम बनाते हैं और जहां इनकंसिस्टेंट आ जाता है सिस्टम, तो नो सॉल्यूशन लिख के उसका एक्स और वाई जेड का आंसर नहीं होगा, मतलब ऐसे रफ समझाने के लिए बोल रहे हैं। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं होगा। तो उसी को हम लोग जो थ्योरम है उसको लिखते हैं एकदम एज इट इज, 2 जो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, उसी तरह से इसमें थ्योरी होगा, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। अब हम लोग कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे। किसका, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद 3 अननोन या वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला जो इसमें कंडीशन है उसको लिखते हैं कि जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा तो क्या। डेल्टा की जगह पे आप कैपिटल डी भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, इफ डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, बार बार नहीं लिखेंगे बिकॉज नॉन होमोजीनियस के अंतर्गत अभी सब पढ़ रहे हैं ना। D1 D2 D3 सब एक ही बार में 0 हो जाएगा तब वो होमोजीनियस कहलाएगा। तो देन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation has a unique solution, उसमें भी यही था यूनिक सोल्यूशन। सच सिस्टम
is called consistent. कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा वो गिवन बाय क्रैमर्स रूल के द्वारा, क्रैमर्स रूल के द्वारा x बराबर क्या, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y is equal to delta 2 by delta and z is equal to delta 3 by delta. ये where delta should not be equal to 0, delta should not be equal to 0 होना चाहिए। ये अभी देखें हम लोग, जब डेल्टा 0 नहीं होगा तब आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इफ डेल्टा इज 0, डेल्टा इज 0, डेल्टा 0 होगा तो दो पार्ट निकल जाएगा। अगर तीनों देखो इसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 है तो वो भी अगर 0 होता है तो क्या होगा, इफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज ऑल्सो 0, देन system of linear equation as either consistent या inconsistent. However, if it is consistent, then it has infinitely many solution. देखो इसमें क्या आ रहा है, जैसे इससे पहले वाला जो कंडीशन था इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कि डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2 बराबर 0, अब इसमें एगो एक्स्ट्रा आ जाएगा वेरिएबल जेड के कारण डेल्टा 3, तो उसमें ये 0 होता था तो सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंसी ही होता था। डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर 0, तो सिस्टम क्या होता था, हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। और जब कंसिस्टेंट होगा ऐसा सिचुएशन में तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या आ रहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। जब अगर इफ डेल्टा का वैल्यू 0 साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का भी वैल्यू अगर 0 आता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि द सिस्टम हैज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। अब इसमें जो एक्सेप्शन है, इस लैंग्वेज को ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इफ डेल्टा बराबर 0 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस का इक्वेशन देखो, लीनियर इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, अब इसमें 3 स्ट्रेट लाइन होगा ना। अगर मान लो कि 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ 3, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। एक्सेप्शन इसमें सिर्फ इनकंसिस्टेंट का क्या आएगा, जब आपका सिस्टम 2 इक्वेशन ऐसा हो जो आपस में पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, ये मतलब कंसिस्टेंट ही होगा। तो 2 वाला में वैसा नहीं था, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं था, वो हर हालात में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। बट इस केस में आएगा 3 गो सॉल्यूशन होने के कारण कि साइमल्टेनियसली तीनों अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करता है पर्टिकुलर एक्स वाई जेड वैल्यू के लिए, तो वो सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाला में क्या है, एक और थर्ड जो पॉइंट है
इफ देखो इसमें 2 को निकल के आएगा, डेल्टा जब 0 नहीं होगा तो कंफर्म है कि फॉर्मूला लगा के एक्स वाई जेड निकालना है। डेल्टा जब 0 होगा तो एक ये कंडीशन लेंगे और एक ऐसा कंडीशन होगा जब डेल्टा बराबर 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 is non-zero, then the given system of linear equation has no solution. Such system is called inconsistent system. इनकंसिस्टेंट जब आपका नो सॉल्यूशन हुआ तो आंसर में खाली नो सॉल्यूशन लिख देना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये मतलब इसको समझना है कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग डेल्टा 1 चेक करेंगे, डेल्टा 2 चेक करेंगे कि क्या उसका वैल्यू आता है, डेल्टा 3 चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आता है। अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कोई भी एक हो नॉन जीरो होता है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सब मतलब अगर मान लो नॉन जीरो, अगर इसमें से कोई भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एटलीस्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉन जीरो, कम से कम एक हो, अगर कोई नॉन जीरो आ जाता है उसका वैल्यू तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका नो सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, अगर प्रॉब्लम देता है तो बड़ा इजी रहेगा, खाली नो सॉल्यूशन। तो ये वाला पैटर्न का प्रॉब्लम सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चेक करने में देगा कि वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट सिस्टम, ऐसा करके, ठीक है। तो ये थ्योरी जैसे प्रीवियस था उसी तरह से ये हो गया आपको, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ के रूप में अगर करेंगे तो इसको ऐसे आप बना सकते हो। चलो बच्चों, अब जो हम लोग पढ़े थे उसी को पिक्टोरियल व्यू में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा आपको इजी होगा समझने और याद रखने में। वो थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ था सेंटेंस वाइज, और ये पिक्टोरियल व्यू है। देखिए इसको कैसे समझते हैं। अगर डेल्टा बराबर नॉन जीरो होता है, डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो सीधे सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, x बराबर डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z बराबर डेल्टा 3 बाई डेल्टा। यही क्रैमर्स रूल के द्वारा आता है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे तो डेल्टा ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस तरह से अगर निकालने का जरूरत होगा तो। अब दूसरा जो कंडीशन है कि डेल्टा 0 होता है, साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का भी वैल्यू 0 अगर आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब सब 0 मतलब डेल्टा 1, 2, 3 सब 0 अगर हो जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ में सबका वैल्यू अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो सिस्टम आइदर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आइदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन जब अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी एक वेरिएबल मान लो x, y, z है तो z बराबर k मान लो, ठीक है। और वो z का वैल्यू k आप जो अदर जो 3 वो इक्वेशन है उसमें किसी 2 में वैल्यू निकाल लीजिए, देखे 2 वेरिएबल का आ जाएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएगा, उससे एक्स वाई निकल जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। वो सॉल्यूशन जब अभी प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। और जब ऐसा रहता है, देखो यही सेम चीज जब सब 0 था, डेल्टा 1, डेल्टा 2,
टू इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो हम लोग क्या लिखते थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये टर्म नहीं आता था इस टाइप के कंडीशन में। ये 3 गो तो उसमें नहीं रहा, 2 गो वाला बात कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये टर्म आता ही नहीं था। हमेशा इसमें क्या होता था, 2 इक्वेशन वाला में कि कंसिस्टेंट ही होता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट इसमें एक टर्म आ गया इनकंसिस्टेंट। तो समझिए कि ये कंसिस्टेंट होगा ही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको और ऐसे पढ़ सकते हैं कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एक्सेप्ट व्हेन पैरेलल लाइंस आर गिवन। जब इक्वेशन पैरेलल लाइंस का रहेगा, तीनों में से कोई भी 2 लाइन अगर आपस में पैरेलल होंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। थर्ड में क्या आया था कि डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कोई भी एगो वैल्यू नन 0 होगा, कोई भी एगो नन 0 हो गया तो समझिए कि इनकंसिस्टेंट हो गया और नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको पिक्टोरियल व्यू भी देख लिए, याद रखने में सुविधा होगा। अब आपको जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है इसको कैसे निकालते हैं ये सब, उसका भी हम थ्योरी लिख देंगे। उस प्रॉब्लम बनाते हैं कि क्या आता है नहीं आता है 3 वेरिएबल वाला में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो 3 इक्वेशन विद 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड का अगर हो सकता है तो वैल्यू निकालना है। सोल्व करने के लिए है तो हम लोग वैल्यू ही नहीं निकालेंगे। तो देखते हैं कि क्या आता है इसका। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम। अब देखो ये नॉन होमोजीनियस है बिकॉज 11, 15 और 7 दिए हुए हैं। अगर इधर 0, 0, 0 हो जाता तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाता। तो फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव डेल्टा, जिसको आप कैपिटल डी से भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, 5 -7 1, फिर 6 -8 -1, फिर 3 2 -6। ये इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये डिटरमिनेंट का है, इसको किसी भी, क्योंकि इसमें तो कोई 0 है नहीं, तो आराम से सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए 3 ऑर्डर को सीख ही गए हैं। तो इसका जो आता है वो हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसका जो आएगा वो 55 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 55 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 55 है, 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इससे तो एकदम स्पष्ट पता चल गया, यूनिक सॉल्यूशन है ना, क्रैमर्स रूल लग जाएगा। इसी से खाली पता चल गया। इट मीन्स दैट द गिवन सिस्टम of linear equation has unique solution which is given by Cramer's rule. Cramer's rule, x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta, and z is equal to delta 3 by delta। क्रैमर्स रूल के द्वारा हम लोग निकाल लिए कि जब डेल्टा 0 नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन x by z होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने की जरूरत है, तो डेल्टा 1 निकालिए। इस प्रॉब्लम में डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, या आप d1 भी लिख सकते हो, डेल्टा 1 या d1 भी लिख सकते हो, जो लिखना है। तो 1 जो है फर्स्ट कॉलम है डेल्टा का, जो उसको रिप्लेस कर दो
D1, D2, D3 11, 15 और 7 से, ठीक है। तो क्या बनेगा 11, 15 और 7, फिर -7, -8, 2, 1, -1, -6। क्लियर? इसको तब तक कैलकुलेट कीजिए और बताइएगा कि क्या आता है, ठीक है। डेल्टा 2 इज इक्वल टू D2 लिख सकते हो, और इसको कैसे बनाएंगे, D वाला में इसमें सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, 11, 15 और 7 से। तो बाकी को एज इट इज छोड़ देते हैं, 5, 6, 3 एज इट इज रहेगा। इसको रिप्लेस करते हैं 11, 15 और 7 से, और बाकी एज इट इज रहेगा। इसको भी कैलकुलेट करना है। और डेल्टा 3 जिसको हम लोग D3 से भी डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो तीसरा वाला कॉलम को रिप्लेस कीजिए, बाकी एज इट इज। तो 5, 6, 3 एज इट इज, -7, -8, 2 और 1, -1 और -6 रिप्लेस होगा 11, 15 और 7 से, 11, 15 और 7 से। तो ये इस तरह से डेल्टा आपका निकल गया। डेल्टा 1 बताओ बच्चा क्या आया, डेल्टा 1 इसका भी 55 आया। डेल्टा 2 कितना आया, डेल्टा 2 -55, डेल्टा 3 55 आया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन का जो आपको आ रहा है वो इसका भी -55 आएगा, ठीक है। तो अब x, y, z ये a से निकल गया, तो फ्रॉम a x इज इक्वल टू क्या होगा जी, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना, 55 बाई डेल्टा 55, 1 ये। फिर y बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 कितना है, -55 बाई 55, तो -1। एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 3 कितना आया, -55 बाई 55, -1। तो इस तरह से सॉल्यूशन क्या हो गया, एक लास्ट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x बराबर -1, y बराबर -1 एंड x बराबर 1 आ रहा है ना, x बराबर 1 बाई z बराबर -1। ये आंसर हो गया। क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम को बना रहे हैं। तो इसको आप कॉपी कीजिए। अब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो अभी हम लोग फंडा सीखे हैं उसके थ्रू कैसे इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, और देखते हैं कि कौन सा जो कंडीशन है वो इसमें अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम में बच्चों सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो डेल्टा सबसे पहले निकालते हैं। तो इस गिवन जो सिस्टम है उसका डेल्टा हम लोग पहले लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर द गिवन सिस्टम of linear equation we have, क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक को कैसे लिखते हैं, 1 इसका कोएफिशिएंट -3 फिर 5 ऐसे, फिर 2 फिर -6 फिर 10 फिर 3 फिर -9 फिर 15, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो अब जैसे ही डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल हो गया, तो जैसे ही डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। जब डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम लोग को
आगे जो और पढ़ रहे हैं देखते हैं कि क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक अगर मान लो कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कोई भी एगो नन जीरो आ गया तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें डेल्टा बराबर 0 हो गया तो इसके आगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालिए। डेल्टा 1 क्या होगा, इसी को रिप्लेस कर देते हैं 4, 11 और 12 से। तो 4, 11, 12 ये फिर -3 -6 -9 एज इट इज ये लिखेंगे 5, 10, 15। इसका भी वैल्यू 0 आएगा, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और डेल्टा 2 कैसे लिखते हैं, इसका 2 को रिप्लेस कर दो, C2 को, डेल्टा के C2 को। तो 1, 2, 3 रहने दीजिए और इसको रिप्लेस कीजिए 4, 11, 12 और 5, 10, 15 रहने दीजिए ऐसे। इसका भी वैल्यू 0 आता है, ठीक है। और डेल्टा 3 इसको कैलकुलेट करते हैं, तीसरा वाला छोड़ दीजिए, बाकी एज इट इज लिखिए 1, 2, 3 -3 -6 -9 C3 को रिप्लेस कर दीजिए 4, इसी को ना D1 D2 D3 लिखते हैं 4, 11 और 12। इसका भी वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो इसका यहां पे हम लोग को क्या मिलता है, हियर डेल्टा बराबर 0 एंड साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी 0 होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी होगा या इनकंसिस्टेंट भी होगा। तो लिखो हेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में be consistent या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मे बी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा उसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम समझेंगे कि कंसिस्टेंट है कैसे इनकंसिस्टेंट है। मतलब अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा, है ना। देखो यहीं से पता चल जा रहा है कि हम दिखवाए थे कि इनकंसिस्टेंट अगर होगा तो इस टाइप में जब ऐसा कंडीशन में इनकंसिस्टेंट तभी होता है जब पैरेलल लाइंस, क्या होता है कि जब पैरेलल लाइंस रहेगा कोई दो इक्वेशन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो वो कहीं कट ही नहीं करेगा। पैरेलल प्लेन्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ही आपको पता चल जा रहा है। देखिए इसको देखिएगा तो ये लाइन और ये लाइन ये सब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये अगर ये एक्स वाई जेड है, 3 गो है तो ये पैरेलल प्लेन्स हो गया, क्योंकि एक्स वाई जेड हम लोग 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे तो ये प्लेन्स का इक्वेशन है एक्स वाई जेड के टर्म में अगर लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये और ये जैसे पैरेलल लाइन समझते हो वैसे ही समझोगे, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल। अभी यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स बोलेंगे, ठीक है। ये और ये पैरेलल प्लेन्स हो गया, देखो ना 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ रहा है ना। फिर ये और ये हो गया, क्लियर। तो ये इस तरह से ये क्या होगा कि पैरेलल प्लेन्स है तो इसमें नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी पैरेलल प्लेन्स को पैरेलल लाइंस में कैसे दिखाते हैं, जब मान लो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता तो कैसे बनाते थे, उस तरह से इसमें देखिए कि लेट अगर हम लोग लेट जेड बराबर के मान लेते हैं, ये तो यहीं से दिखा के छोड़ दिए, लेकिन अगर लिखना होगा कुछ तो ऐसे जेड बराबर के मान लेते हैं। तो फ्रॉम देखो इसको और इसको लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5k। जेड बराबर के ले लिया, इसको जेड बराबर के लिए तो कांस्टेंट हो गया तो उसको ऐसे करके फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 2x
इसको ले लीजिए, समझने में आसान होगा। 3x माइनस 9y, किसी को भी लेंगे, इज इक्वल टू 12 माइनस 15k। ठीक है, एक मिनट रुको, दूसरा लिखे हैं तो दूसरा क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 11 माइनस 10k। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो ये देखो अब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, तो these are parallel lines। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। hence the given सिस्टम, आप तो या तो देख के ऑब्जेक्टिव रहता तो देख के ही लिख देते कि इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। बट अगर आपको बनाना होगा तो ऐसे करके सब्जेक्टिव में ऐसे करके ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, दीज आर पैरेलल लाइंस, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट, यही प्रूव करना था। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग भी समझ लिए, प्रॉब्लम नंबर 2, इसको कॉपी कीजिए। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है ये देखिए, फटाफट इसको कर लीजिए, जैसे करते हैं। इसका डेल्टा लिखिए, डेल्टा क्या होगा, 1 1 1 1 2 3 1 3 5, ये फिर डेल्टा 1 लिखिए, इसमें रिप्लेस करेंगे 147 से, 147 से रिप्लेस कर दिए, बाकी एज इट इज 1 2 3 1 3 5, ये हो गया डेल्टा 1। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट जरूर करना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप जरूर कैलकुलेट करके हमको बताइए। ठीक है, या घर में कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका ई भी 0 आया। और डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 के कितना आएगा, डेल्टा 2, इसको डेल्टा में देखो, ई 2 वाला को रिप्लेस करो, तो 1 1 1 छोड़ दो, इसको रिप्लेस करो 147 से, 1 4 और 7, ये एज इट इज 1 3 5। फिर डेल्टा 3 क्या लिखाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। डेल्टा 3 क्या लिखाता है, डेल्टा 3 इसका थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो 147 से, तो बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। तो 1 1 1, ये टेक्निक है, 1 2 3 और 1 3 5 रिप्लेस कीजिए 147 से, इसका वैल्यू 0 आता है। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है यहाँ पे, यार डेल्टा बराबर 0 और सब 0 है। ठीक है, तो हेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, मे बी आइदर, है ना, मे बी आइदर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, यहां तो ऐसे दिख नहीं रहा है, पैरेलल लाइन से है नहीं, कोई देख लो ना आपस में, है क्या, नहीं ना है, कोई भी नहीं है। स्लोप देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं है, इस तरह से। तो लेट, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, उसी को देख लिए तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा। तो कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालते हैं, तो लेट जेड बराबर के, और इस वैल्यू को किसी फर्स्ट कोई भी ले लीजिए इक्वेशन, 2 इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, मान लो पहले 2 को ले लेते हैं ना, तो पुट जेड बराबर के इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस, वी गेट फर्स्ट 2 इक्वेशन, कोई भी आप लीजिए, इसमें कोई नहीं कि पहले 2 को लेना है, कोई भी 2 इक्वेशन पकड़िए। तो z बराबर k, तो आपका क्या लिखा गया, x प्लस वाई प्लस के बराबर 1 एंड x प्लस 2y प्लस 3k इज 4। इसी को और लिखोगे तो x प्लस y, और k क्या है, रियल नंबर है, ऑलरेडी जान रहे हैं, इसको इधर क्योंकि कांस्टेंट हो गया, तो 1 माइनस k, फिर x प्लस
2y बराबर 4 माइनस 3k। ये कांस्टेंट है, जैसे कोई कांस्टेंट 4, 5 इस तरह से वैल्यू होता है वो है। और यहाँ पे k इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब बाय क्रैमर्स रूल इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल इन दोनों के लिए लगाइए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्रैमर्स रूल लगेगा तो इसका डेल्टा लिखना होगा। ये ध्यान रखना, ये डेल्टा इस तीनों इक्वेशन के लिए है, ठीक है। अब हम लोग चूंकि सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो दो गो से सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि z बराबर वैल्यू तो ना ही गया है, तो अब x से y न चाहिए। तो ये z बराबर k जो है वैल्यू, इन दोनों किसी भी तीनों में से किसी दो इक्वेशन में z बराबर k रखिए, ठीक है। ये रख दिए, क्लियर। तो इस तरह से ये आ गया। और अब हम लोग क्रैमर्स रूल के द्वारा इसका एक्स वाई निकालते हैं। तो इसका एक्स वाई निकालने के लिए इसका डेल्टा चाहिए। तो इसका डेल्टा क्या लिखाएगा जी? डेल्टा इज इक्वल टू इसका 1 1 और 1 2, ठीक है। फिर डेल्टा इसका वैल्यू कितना आता है? 2 इन माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है। डेल्टा 1 निकालिए। डेल्टा 1 क्या होगा? इसी को रिप्लेस कीजिए 1 माइनस के से, 1 माइनस के 4 माइनस 3k। अब बाकी एज इट इज 1 2। तो ये कितना आया? 2 माइनस 2k, 2 माइनस 2k माइनस 4 माइनस प्लस 3k। तो इसका जो होगा वो ये 3 2 1 k माइनस 2, ये हो गया। डेल्टा 2 कितना आएगा? तो इसमें दूसरा वाला कॉलम को रिप्लेस करना है। 1 1 1 2 के जगह पे 1 माइनस के और 4 माइनस 3k, ये तो 4 माइनस 3k और माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू 3 माइनस 2k, ये आ गया। तो बाय क्रैमर्स रूल हम लोग जानते हैं, बाय क्रैमर्स रूल x बराबर क्या होता है? डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 इधर का लेना है क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। उससे हमको कंडीशन पता चला कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, तो डेल्टा 1 क्या हो गया? k माइनस 2 बाई डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू किधर गया? 1 1 1 लिखिएगा क्या? यही होगा, ठीक है। y बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 इधर का देखो 3 माइनस 2k बाई 1 लिखिए या नहीं लिखिए, 1 क्या फर्क पड़ता है ना। तो हेंस सॉल्यूशन क्या हो गया जी? हेंस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू k माइनस 2, y इज इक्वल टू, इधर दिख रहा है y x इज इक्वल टू k माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2k एंड z इज इक्वल टू k, ये ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो अगर मान लो पैरेलल लाइन से ऐसे अगर नहीं पता चल रहा है तो आप जिस दो इक्वेशन का यूज किए हैं, पहला दो इक्वेशन का यूज किए हैं ना जी, ये दोनों इक्वेशन का यूज किए हैं, ठीक है। तो ये जो x y z का वैल्यू जो आता है तीसरा इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो समझिए कि सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है कि नहीं? होना ही चाहिए, तीसरा को भी सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। जैसे अगर मान लो चेक करने के लिए, चेक क्या करना है, ऐसे ये तो थ्योरी से आ ही गया, जैसे आपको और नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड का वैसा वैल्यू होना चाहिए जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर सके। तो पहला और दूसरा से तो एक्स वाई निकलवे किया है, एक्स वाई है ना, ठीक है। तो पहला दूसरा जो इक्वेशन लिए है उसको छोड़ के तीसरा बच गया, तो तीसरा में इसको वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आता है कि नहीं LHS बराबर RHS। तो फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड से क्या आ रहा है? x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 7 दिए हुए हैं। तो x बराबर वैल्यू दो k माइनस 2 प्लस 3, y का वैल्यू दो 3 माइनस 2k प्लस 5, z का वैल्यू k है। तो इज इक्वल टू
7 है इस तरह से। अब ये देखो 9 है ना, 3 into 3 9 में से 2 7 और 3 दूनी 6 -6 और +6 के -6 के और 5 के प्लस के 6 तो 7 बराबर 7। तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। आपका x बराबर इतना, x बराबर इतना, k - 2 y बराबर 3 - 2 k, z बराबर इतना, वेयर k इज रियल नंबर। ये इस तरह से ये आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी ऐसा कंडीशन में जब डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0 भी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको देख लिए। और इसमें इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, इनकंसिस्टेंट का बड़ा सिंपल सा है। अगर ये पैरेलल प्लेन्स बनाएगा तो समझिए कि दो को कोई भी पैरेलल अगर प्लेन बना लेता है तो समझिए कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इस क्लास में अब हम लोग जो बचा हुआ है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन उसको सोल्व करेंगे, उसके थ्योरम को पढ़ेंगे और उसके प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका ऑलरेडी खत्म हो गया है, ये तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में चल रहा है। तो आप एक सजेशन आपसे लेना चाह रहे हैं आप लोगों से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़ चुके हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, नए हैं, जो भी जुड़ चुके हैं, उनसे ये सजेशन कि डिटर्मिनेंट का टेस्ट कब देना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लाइव क्लास के लिए भी अगर आपको है तो वो भी लिखिए कि कैसे क्या करना है। आप अगर रेडी हैं, बहुत जगह नेटवर्क का इश्यू है इसलिए ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी होगा ठीक है तो आप जरूर बताइएगा, कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा। 1 बाय कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेट करो बाबू। ठीक है, अच्छा से मन लगा के पढ़ो, स्वस्थ रहो। तो आज हम लोग बहुत पढ़े, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।